नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने तैयार किया ये खतरनाक हथियार 60 सेकंड में चीन को कर देगा तबाह। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रक्षा मंत्रालय ने कहा गलवान में चीन को हुआ था भारी नुकसान, मारे गए थे कई पीएलए जवान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा विवाद के बीच चीन को झटका, भारत को घातक कैलिबर बंदूकें देने जा रहा है अमेरिका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत ने तैयार किया है ये खतरनाक हथियार 60 सेकंड में चीन को कर देगा तबाह। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अधिकारियों के मुताबिक इस मिसाइल को लक्ष्य बिंदु को सटीकता से भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कम समय में अपने टारगेट को भेद सकता है। आपको बता दें कि इस मिसाइल को इसमें लगे कंप्यूटर से निर्देशित होगा। सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित मिसाइल नौवहन और निर्देशन, मुखास्त्र और इंजन के संदर्भ में बहुत उन्नत है। भारत का अग्नि 5 3 चरणों में मार करने वाली मिसाइल है, जो 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी है और 1.5 टन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल से पूरा चीन और पाकिस्तान को टारगेट किया जा सकता है। इसका रेंज यूरोप के देशों तक है। इसे भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर ने बनाया है। आज के वर्तमान समय में भारत के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसे हथियार से भारत किसी भी देश को तबाह कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस हथियार को खुद तैयार किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने कहा गलवान में चीन को हुआ था भारी नुकसान, मारे गए थे कई पीएलए जवान। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपनी साल के आखिर में आने वाली रिपोर्ट में कहा है कि 2020 के जून में गलवान घाटी में भारतीय जवानों के साथ हुए संघर्ष में चीन को भी भारी क्षति हुई थी और उसके भी कई सैनिक मारे गए थे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने के लिए एक पक्षीय और भड़काऊ कार्रवाई की थी, जिसका भारतीय सेना ने एक सुदृढ़ और गैर आक्रामक तरीके से जवाब दिया था। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में भारत के दावे की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रक्षा मंत्रालय ने साल 2020 को लेकर सेना के ईयर इंडर रिव्यू में ये बातें लिखी हैं। इसके पहले जून में आई रिपोर्ट में चीनी आक्रामकता का जिक्र था, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को हटा लिया गया था। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना सभी प्रोटोकॉल और भारत व चीन के बीच हुए सभी समझौतों का पालन करती है। हालांकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गैर परंपरागत हथियारों का उपयोग किया और बड़ी संख्या में सेना को जमा करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने भी एयरफोर्स की मदद से सैनिकों को पहुंचाना शुरू किया और तेजी से उनकी संख्या बढ़ाई। इसके साथ ही भारी हथियार जैसे बंदूकें, टैंक, तोपखाने, राशन और कपड़े पहुंचाए गए। हमारे इंजीनियर्स ने वहां सैनिकों को तैनात करने के लिए रोड और रहने के लिए आवास बनाए। बयान में आगे कहा गया है कि गलवान में हमारे 20 बहादुर जवान पीएलए के सैनिकों को हमारी सीमा में प्रवेश करते रोकते समय शहीद हो गए। चीनियों के भी कई सैनिक मारे गए। इसके बाद 28-29 अगस्त की रात को भारतीय जवानों ने चीन की विस्तारवादी नीति से एहतियात लेते हुए पैंगोंग त्सो की दक्षिणी चोटियों पर कब्जा कर लिया। बयान में कहा गया है कि इस खतरनाक मौसम में भारतीय सैनिकों का तैनात किया जाना जारी रखा गया। बता दें कि चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों की मौत के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि यह स्पष्ट था कि चीन के सैनिक मारे गए थे। ये तथ्य तब और पुख्ता हुआ जब चीन की सरकारी मीडिया के एक संपादक ने अपने ट्विटर पेज पर सैनिकों के हताहत होने की बात स्वीकार की थी। हालांकि संख्या के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक चीन के 43 सैनिक मारे गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा विवाद के बीच चीन को झटका, भारत को घातक कैलिबर बंदूकें देने जा रहा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, चीन से सीमा पर तनाव के बीच और राष्ट्रपति जिनपिंग के उकसाने वाले बयान के बाद भारत सरकार ने नौसेना को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में भारत और अमेरिका के बीच 3800 करोड़ का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय नौसेना को 3 घातक कैलिबर बंदूकें देगा। कैलिबर बंदूकों के मिलने से नौसेना की ताकत पहले से भी और अधिक बढ़ जाएगी। भारत ने 127 mm की 11 मीडियम कैलिबर बंदूकों को खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इश्यू किया है। जानकारी के अनुसार एक बार अमेरिका में नई बंदूकों का उत्पादन शुरू हो जाता है, फिर वे दूसरों देशों में सप्लाई होने के लिए तैयार हो जाएंगी। भारतीय युद्धपोतों पर अमेरिकी नौसेना की बंदूकों को नए सिरे से बदला जाएगा। मध्यम कैलिबर बंदूकें भारतीय नौसेना में पहली बार उपलब्ध होंगी और पहले की बंदूकों की तुलना में काफी अपग्रेड भी होंगी। बता दें कि पिछले 4 सालों में भारतीय नौसेना ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ नजदीकी संबंध विकसित किए हैं, क्योंकि सैन्य बलों के लिए अधिकतर नए उपकरण अमेरिका से ही आ रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बुधवार को आयोजित एक समारोह में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को 1000वां नया बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपा।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा कदम, नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को जल्द मिलेगी मंजूरी। जी हां दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद सरकार अब जल्द ही नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी भी लाने की तैयारी में है। फिलहाल इसका मसौदा तैयार हो गया है, जिसका फोकस भारत को दुनिया की 3 बड़ी वैज्ञानिक शक्तियों में से एक बनाने के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना भी है। मंत्रालयों में अब वैज्ञानिकों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव, फिलहाल इसे लेकर जो सुझाव दिए गए हैं उनमें शोध को बढ़ावा देने के साथ विज्ञान और तकनीक पर आधारित काम करने वाले सभी मंत्रालयों व विभागों में 25% पदों पर वैज्ञानिकों की सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव है। साथ ही उद्योगों के साथ जुड़ाव को भी मजबूत करने की बात कही गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में सरकार के मंत्रालयों में इनोवेशन और तकनीक से जुड़े काम खूब हो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में यदि इस पर अमल किया जाता है तो इसका फायदा देश को भी मिलेगा, साथ ही वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित भी किया जा सकेगा। मौजूदा समय में देश में वैज्ञानिकों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नौकरियां कम हैं। उनके पास अभी सिर्फ प्रयोगशाला या शैक्षणिक संस्थानों में काम करने के अवसर हैं। विज्ञान और तकनीक से जुड़ी 5वीं नीति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा ने ड्राफ्ट पर चर्चा के दौरान बताया कि वैसे तो यह विज्ञान और तकनीक से जुड़ी 5वीं नीति होगी, लेकिन इनमें नए भारत और आत्मनिर्भर भारत की पूरी संभावनाएं हैं। जरूरत है तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की, जैसा हाल ही में कोरोना काल के दौरान हमने कर दिखाया है। देश में पहले भी वेंटिलेटर और पीपीई किट का निर्माण हो सकता था, लेकिन कभी हमने इसे बनाने को सोचा ही नहीं, ना ही हमने इसे लेकर आत्मविश्वास ही था, लेकिन देश ने यह कर दिखाया। नीति में इसे भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, युद्ध पोतों पर तैनात होगा अमेरिका का यह खतरनाक हथियार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने भारत की मदद की है। अमेरिका ने अपनी नौसेना के हथियारों में से 3 127 मीडियम कैलिबर बंदूकें भारत को देने का फैसला किया है। अमेरिका की तरफ से ये बंदूकें 3,800 करोड़ रुपए की डील के तहत मिलने वाली है। खास बात यह है कि भारत लगातार अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत ने अमेरिका से 2 ड्रोन भी लीज पर लिए हैं। इन बंदूकों को समुद्र में तैनात युद्धपोतों पर भेजा जाना है। भारत ने अमेरिकी सरकार के नाम एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था। इस पत्र के जरिए भारत ने 11 127 mm मीडियम कैलिबर बंदूकों की मांग की थी। इन बंदूकों को भारतीय नौसेना के बड़े युद्धपोतों पर भेजा जाना है। समाचार एजेंसी को सूत्रों ने बताया कि अमेरिका अपने हथियारों में से 3 बंदूकें भारतीय नौसेना को देगी, ताकि भारतीय युद्धपोतों तक जल्द से जल्द हथियार भेजे जा सकें। अमेरिका ने फिलहाल नई बंदूकों का उत्पादन शुरू नहीं किया है। नई बंदूकों को बनाने का काम शुरू होने के बाद जैसे ही वे डिलीवरी के लिए तैयार होंगी, अमेरिकी नौसेना के हिस्से की बंदूकों को वापस बुला लिया जाएगा। मीडियम कैलिबर बंदूकें भारतीय सेना में नहीं होंगी। खास बात है कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए हैं। वहीं भारत ने भी बीते कुछ समय में अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियारों का अधिग्रहण किया है। निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हवाई जहाजों की जगह P-8I जहाज ने ले ली है। वहीं अमेरिका से मिल रहे MH-60 रोमियोज हेलीकॉप्टर्स सीकिंग चॉपर्स की जगह लेंगे। भारतीय नौसेना अपनी युद्धपोतों को आधुनिक और ताकतवर बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने सेना को 10 जहाजी ड्रोन खरीदने का फैसला किया था। नौसेना ने यह कदम चीन के साथ जारी तनाव को देखते हुए उठाया था। वहीं इन ड्रोन्स को हिंद महासागर में दुश्मनों की निगरानी और पानी में जारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से निपटने के लिए तैयार भारत, पूरे LAC पर तैनात हुई सेना, शुरू हो सकता है युद्ध। जी हां दोस्तों, भारत के इस आक्रामक रुख को देखते हुए चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। जानकार बताते हैं कि भारत के पलटवार से चीनी सेना डर गई और वो 2 किलोमीटर पीछे हटने को तैयार हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ आई है। दोनों देश के बीच सीमा पर उत्पन्न हो रहे तनाव में भारतीय सेना चीन पर हावी दिखाई दे रही है। भारत ने चीन को साफ शब्दों में कह दिया है कि उसकी दादागिरी अब सीमा पर चलने वाली नहीं है। भारत चीन के हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन कई बार अपनी दादागिरी दिखाने के लिए सीमा पर तनाव पैदा करता है और भारत को डराना चाहता है, लेकिन इस बार उसे ऐसी थप्पड़ पड़ी है जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। पहले तो भारतीय सेना के साथ हुई झड़प में लात घूंसों से मार पड़ी और फिर भारत की आक्रामक नीति के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत से चीनी सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि भारत ने युद्ध की तैयारी कर ली है। जैसे ही चीन ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई, भारत ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे LAC पर सैन्य तैनाती कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन ने अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल कर एलएसी पर स्थिति बिगाड़ी, रक्षा मंत्रालय। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक से ज्यादा इलाकों में यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने की चीनी सेना की एकतरफा और भड़काऊ पूर्ण कार्रवाई का मजबूती से जवाब दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सैनिक चीनी सैन्य बलों के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए उत्साह से लबरेज हैं और भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार है और दोस्ताना तरीके से मुद्दे का समाधान करने के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है। गलवान घाटी की झड़प का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीनी पक्ष में भी बहुत हताहत हुए। गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। रक्षा मंत्रालय ने कहा, एलएसी पर एक से ज्यादा इलाकों में यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने की चीनियों की एकतरफा और भड़काऊ पूर्ण कार्रवाई का मजबूती और स्थिति को बिना बिगाड़ने वाले तरीके से जवाब दिया गया। पूर्वी लद्दाख में हमारे दावे की गरिमा सुनिश्चित की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच के सभी नियमों और संधियों का पालन किया, जबकि पीएलए ने अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल करके और भारी संख्या सेना जुटाकर स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया। भारत और चीन 8 महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद में उलझे हैं और उससे उनके रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में चीन ने बलपूर्वक की थी बदलाव की कोशिश, भारतीय सैनिकों ने सख्ती से दिया जवाब, रक्षा मंत्रालय। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक से अधिक क्षेत्रों में यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने की चीनी सेना की एकतरफा एवं भड़काऊ पूर्ण कार्रवाई का दृढ़तापूर्वक जवाब दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सैनिक चीनी सैन्य बलों के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए उत्साह से लबरेज है और भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार है और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे का समाधान करने के लिए वार्ता आगे बढ़ रही है। गलवान घाटी की झड़प का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीनी पक्ष में भी बहुत हताहत हुए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक से अधिक सूत्रों में यथास्थिति को बलपूर्वक बदलने की चीनियों की एक तरफा एवं भड़काऊ पूर्ण कार्रवाई का दृढ़तापूर्वक एवं स्थिति को बिना बिगाड़ने वाले तरीके से जवाब दिया गया और पूर्वी लद्दाख में हमारे दावे की गरिमा सुनिश्चित की गई। उसने कहा कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच के सभी नियमों एवं संधियों का पालन किया, जबकि पीएलए ने अपरंपरागत हथियारों का उपयोग करके तथा भारी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा लगाकर स्थिति बिगाड़ी। गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारत और चीन 8 महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद में उलझे हैं और उससे उनके रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों पक्षों ने इस विवाद के समाधान के लिए कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता की, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने बहुत कम समय से सैनिकों की तैनाती की और बंदूक, टैंक, हथियार, राशन आदि वहां पहुंचाए। 15 जून की घटना के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि गलवान घाटी में एक बड़ी झड़प में 20 बहादुर भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और पीएलए को हमारे क्षेत्र में घुसने से रोका। चीनियों को भी बड़े नुकसान हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दुश्मनों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया और उसने लगातार आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को एक और बड़ा झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते उठाया ये कदम। जी हां दोस्तों, व्हाइट हाउस से विदाई के करीब पहुंच चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते अपने प्रतिद्वंदी चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। उन्होंने अलीपे, वीचैट पे सहित चीन की 8 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। ट्रंप का यह आदेश 45 में प्रभावी होगा। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को झटका दे दिया है। उन्होंने अलीपे, कैम स्कैनर, क्यूक्यू वॉलेट, वीचैट पे, WPS ऑफिस सहित 8 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। चीन से जुड़े इन सभी ऐप्स को लेकर ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है वो बड़ी संख्या में डाउनलोड किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि करोड़ों यूजर्स की जानकारी के दुरुपयोग की आशंका थी। इनके जरिए उपयोगकर्ताओं का डेटा चीन की सरकार तक पहुंचने का खतरा था। चीन पर ऐप्स के जरिए जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। ट्रंप का यह आदेश आने वाले 45 दिनों में प्रभावी हो जाएगा। खास बात यह है कि इससे पहले ट्रंप व्हाइट हाउस से विदा ले चुके होंगे और उनकी जगह अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन आ चुके होंगे। हालांकि चीन से जुड़े ऐप्स पर पाबंदी लगाने से पहले बाइडेन प्रशासन से किसी भी तरह का मशवरा नहीं लिया गया। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप अपनी पद से औपचारिक विदाई से पहले चीन से जुड़े कुछ और अहम फैसले ले सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन टिकटॉक पर भी प्रतिबंध लगाया था। चीन से जुड़े ऐप्स को लेकर अमेरिका का यह रुख तब देखने में आ रहा है जब भारत ने लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। भारत अभी तक 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी सांसदों ने भारत के इस कदम की सराहना की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वायुसेना के लिए 56 विमान खरीदने की तैयारी, $2.5 अरब का सौदा। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के आवागमन की सुविधा के लिए सरकार अगले कुछ महीने में 56 विमान खरीदने का सौदा करने जा रही है। $2.5 अरब के इस सौदे के तहत विमान कंपनी एयरबेस के साथ
भारतीय कंपनी की परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत पूरी की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह अपनी तरह का पहला समझौता है जिसमें 2 निजी कंपनियों की भागीदारी है। समझौते के तहत एयरबस से C295 नामक 16 परिवहन विमान खरीदे जाएंगे, जबकि कंपनी के साथ मिलकर 40 विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही किया जाएगा। विमान खरीदने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही करार पर भी अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस के साथ भारतीय कंपनी की भागीदारी के तहत 56 C295 विमान खरीदे जाएंगे। भारत में 40 विमानों का निर्माण को भी लगभग मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इस समझौते पर भी हस्ताक्षर हो जाएंगे। सरकार वायुसेना के एवरो विमानों की जगह C295 विमान लाने जा रही है। पिछले महीने ही रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 28,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने को मंजूरी दी थी, जिसमें 6 एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम विमान भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वायुसेना प्रमुख की चीन को चेतावनी, भारत से टकराना ठीक नहीं, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच करीब 8 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन की साजिशों का खुलासा करते हुए भारतीय वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने मंगलवार को कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना ने मिसाइलें और रडार तैनात कर रखी हैं। वायुसेना चीफ ने कहा कि भारत ने स्थिति को संभालने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। सीमा पर टकराव जैसी स्थिति पैदा करना चीन के लिए अच्छे नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चीन को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक वेबिनार में राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां और वायु शक्ति विषय को संबोधित करते हुए यह बात कही। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी संख्या में चीन के सैनिक तैनात हैं। उनके पास रडार, सतह से हवा में मार करने वाली और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की बड़ी मौजूदगी है। उनकी तैनाती मजबूत रही है, लेकिन हमने भी सभी आवश्यक कार्रवाई की है। भदौरिया ने कहा कि चीन के सैनिक भारी संख्या में LOC पर तैनात हैं। उनके पास रडार, सतह से हवा में मार करने वाली और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की भारी संख्या में तैनाती की है। हालांकि हमने भी सभी आवश्यक कार्रवाई की है। चीनी वायुसेना ने अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स को J-20 और J-10 समेत रूसी Su-30 को तिब्बत में भारतीय क्षेत्र के करीब तैनात किया है। उन्होंने रूस से हासिल किए गए S-400 समेत अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को भी सक्रिय कर दिया है, जबकि भारतीय वायुसेना ने भी राफेल और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों को लद्दाख सेक्टर में कई ठिकानों पर तैनात किया है। ये चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने जोर देकर कहा, हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर भारत का पाकिस्तान पर पलटवार, कहा इतिहास में जी रहा है पूरा देश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार की ओर से आज मनाए जा रहे कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर भारत ने तीखा पलटवार किया है। भारत सरकार का कहना है कि इसका कोई महत्व नहीं है और भारत इसको कोई तवज्जो नहीं देता। असल में 5 जनवरी 1949 को ही कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव अडॉप्ट किया गया था, लिहाजा पाकिस्तान इस दिन सॉलिडेरिटी डे मनाता है। पाकिस्तान में आज हर शहर में सॉलिडेरिटी डे के नाम पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं और माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार इस बार जानबूझकर इसे ज्यादा बड़ा कठिन दिखाने की कोशिश इसलिए कर रही क्योंकि भारत एक बार फिर से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत सरकार के उच्च सूत्रों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ABP न्यूज से कहा है कि इसका कोई महत्व नहीं है, भारत इसको कोई महत्व नहीं देता। पाकिस्तान इतिहास में जी रहा है। पाकिस्तान ने सिर्फ पाकिस्तानी आवाम की याददाश्त में कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने के लिए अपने कैलेंडर में सॉलिडेरिटी डे पे ब्लैक डे इत्यादि जैसे 5 से 6 दिन बना रखे हैं, जिनका अब विश्व पटल पर कोई मतलब नहीं रह गया है। बातचीत के दौरान उन्होंने आगे कहा कि अब इनके जितने भी जलसे होते हैं उनमें किराए के 10 से 15 लोगों को बुला के नारेबाजी करा लेते हैं और फोटो शूट करके लोग वापस चले जाते हैं। वास्तविकता में पाकिस्तान कश्मीर मसले पर अब इतिहास में ही जी रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बर्ड फ्लू, केरल में आपदा घोषित, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्य अलर्ट पर। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू के खतरे ने दस्तक दे दी है। दरअसल देश के कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश और केरल में भी इसका कहर जारी है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद से यहाँ की राज्य सरकारों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए केरल सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है। केरल में अब तक 17 बत्तखों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़, कोटा समेत 16 जिलों में अब तक 625 पक्षी जान गंवा चुके हैं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में करीब 100, इंदौर में 142, मालवा में 112 और खरगोन जिले में 13 कौवों की मौत हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग झील अभयारण्य में अब तक 2739 प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने मुर्गियों, बतखों और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। केरल के अलपुझा और कोट्टायम जिलों में बड़े पैमाने पर मंगलवार को संक्रमित पक्षियों को मारने का अभियान शुरू हो गया है। यहां पर करीब 50,000 पक्षियों को मारा जाएगा। वहीं हरियाणा के पंचकुला जिले में 15 दिनों में 2 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बारिश, कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट, मनाली में बर्फ के बीच फंसे सैकड़ों पर्यटक। जी हां दोस्तों, पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर भारत में बारिश के साथ गिर रहे ओले परेशानी का सबब बन गए हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। इन राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 8 जनवरी तक बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।